ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा पावर। और आज हम बात करने वाले हैं द पॉइजन एक्ट 1919 के बारे में कि ये क्या होता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, पेनल्टीज़ क्या है, जो आपका क्वेश्चन रहता है जीपेट में। तो एक सिंपल सा एक्ट है, सिर्फ 6 स्लाइड्स में आई थिंक आपका कवर हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बात आपको नोट करने वाली इसी स्लाइड में है, हालांकि ये टाइटल का नाम है कि 1919। एक बात यहाँ से क्लियर है कि इंडिया की फ्रीडम से पहले है, जो है ये आपका लॉ बना था, ये एक्ट बना था। जो फ्रीडम है 1947 से पहले का, ये आपका जो है एक रूल है। एक बात और है, पहले ये जो आपके एक्ट हैं, जो भी आप फार्मा में पढ़ते हैं, शेड्यूल्स पढ़ते हैं, वो पहले जो थे आपके जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगते थे। एज अब आपका 370 हट गया है, आर्टिकल 15 17 जो भी हटा है, तो अब वहाँ पर सब ये आपके जो रूल्स हैं वो आपके लगने लग गए हैं। लेकिन आपका जो लिटरेचर है, वहाँ पर आपको एक चीज़ लिखी होती है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये चीज़ आपको अब ध्यान रखनी है, आप चाहे कैसा भी एग्ज़ाम दे। तो ये चीज़ आप रिसेंटली आई थिंक आपने थोड़ा पॉलिटिक्स सुना होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको जो है लगता है। तो फॉर नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम चलते हैं, द पॉइजन एक्ट 1919 के बारे में क्या चीज़ है। एक क्वेश्चन जो आपका जीपेट में कई बार पूछ लिया जाता है, वो एग्जैक्ट डेट को पूछा जाता है, क्योंकि एनटीए जो है थोड़ा पजल करने की कोशिश करता है या थोड़ा टफ पेपर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि 1919 1923 ये जो आपके पीछे के ये जो डेट्स हैं, ये सबको याद होते हैं। लेकिन जो आगे की जिन लॉज में आपको, जिन एक्ट्स में ये डेट दी हुई है, वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है इसको याद करने की। मुझे रिमेंबर है कि एक क्वेश्चन एक बार ऐसे ही सिर्फ डेट के ऊपर, एग्जैक्ट डेट के ऊपर पूछा हुआ था। अगर आप 4 5 6 7 डेट कुछ याद रख सकते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्ट्स, कि जो पॉइजन है एक्ट है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहला जो है, हम पॉइजन एक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। एक बार आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर कोई रूल रेगुलेशन ना हो तो कोई भी कुछ भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, चाहे वो आपका क्रिमिनल पर्पस के लिए हो, सुसाइडल पर्पस के लिए हो, तो कितना इजी हो जाता। तो और इसके अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट एंड पोजेसिंग। पोजेसिंग को हिंदी में कहते हैं अधिकार। इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया क्योंकि समझ में आना ज़रूरी है, कि आपको ऐसा ना हो कि इंग्लिश में लिखा है तो सब वही चल रहा है। समझ में आना आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं लिख देता हूँ, देयर इज़ नो शेम इन राइटिंग इन हिंदी फॉर मी। सो रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट एंड पोजेसिंग फॉर सेल ऑफ पॉइजन। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक इम्पोर्ट है और एक पोजेसिंग है। अब इम्पोर्ट जो है उसको आपका कौन हैंडल करता है या कौन कंट्रोल करता है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब पोजेसिंग फॉर सेल ऑफ पॉइजन, जैसे आप किसी स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में है, पंजाब में है, कहीं पर भी है, तो वहाँ का जो स्टेट है वो कंट्रोल करता है उस पॉइजन की सेल को, कि कितना सेल करना है, किसे सेल करना है, कितनों को लाइसेंस देना है सेल करने के लिए। तो वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको पता हो। जैसे अभी आप पंजाब में रिसेंटली सुनते थे कि जब भी इलेक्शन होते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ड्रग्स को लेकर, जो नशा करते हैं लोग, उसको लेकर कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारी अथॉरिटीज़ स्टेट के पास होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है आपका जूरिस्प्रूडेंस, जो है बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पढ़ना और आई थिंक जो बताने वाला है आपको वो कुछ ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट इज द पॉइजन एक्ट 1919 जो ये आया है, ये आपका 1940 आपका 1904 का जो पॉइजन एक्ट था उसको रिप्लेस किया है। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हुए थे कि स्ट्रिक्टनेस ऐड हुई थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सब पॉइंट इसमें ऐड हुए थे। दैट वाई वी आर रीडिंग इट द पॉइजन एक्ट 1919। तो इसने टाइटन किया था कंट्रोल ओवर द ट्रैफिक ऑफ पॉइजन, तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द पॉइजन एक्ट। अब जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कभी थ्योरी एग्जाम देते हैं तो आपको याद नहीं रहता है, तो इंपॉर्टेंट में आपको एक हिंट मिल जाता है इंपोर्ट का। तो यहाँ से आपको, इसलिए मैंने अलग कलर में इसे मेंशन किया है। इंपॉर्टेंट से आपको जो इंपोर्ट का एक जो कलर है, जो आपको एक आइडिया है, वो बता रहा है कि इंपोर्ट मीन्स कि आपका जो इंपोर्ट होगा पॉइजन का, उसे कंट्रोल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात ज़रूरी है, ये पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी है, पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जबकि स्टेट गवर्नमेंट है वो एम्पावर्ड है कि वो रूल्स बना सकती है रिगार्डिंग द पोजेशन एंड द सेल्स ऑफ पॉइजन, कि उसको बेचेगा कौन,
उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, लेबलिंग कैसे होगा, किसको कितनी क्वांटिटी में देना, ये सब आप अभी इस लॉ में देखेंगे। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि पॉइजन होता क्या है। जनरली जब आप फार्माकोलॉजी में देखते हैं पॉइजन को, तो वहाँ हम पॉइजन कह देते हैं कि जो भी चीज़ आपका एक्स्ट्रा अमाउंट में ली जाती है, या जो उसकी डोज है वो डायरेक्टली आपकी रिस्पॉन्सिबल है। तो हम टॉक्सिसिटी पढ़ते हैं, किसी ड्रग की पॉइजनिंग हो जाती है तो हम सीधी सी एक बात कहते हैं कि उसका ओवरडोज हो गया। लेकिन ऐसा जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको टॉक्सिसिटी बतानी है, क्या होता है जो आपका थेरेप्यूटिक लेवल से ऊपर जाए, वो कुछ आपको ग्राफ नहीं बनाना होता यहाँ पर। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है पॉइजन की, लेकिन एग्जैक्ट ये भी नहीं है। तो पॉइजन इज दैट थिंग हार्मफुल टू द लाइफ और कैन डिस्ट्रॉय लाइफ। पॉइजन कुछ भी हो सकता है कि जो आपकी लाइफ के लिए हार्मफुल हो और डिस्ट्रॉय करता हो। एक्सटेंट किसी भी चीज़ का आप मानेंगे, किसी भी चीज़ की जो एक्सेस है वो तो पॉइजन है ही। तो सम सब्सटेंस आर नॉट पॉइजन, कुछ सब्सटेंस पॉइजन नहीं है, लेकिन उनको लेने का तरीका, उनका लेने का टाइम जो है वो आपका उस चीज़ को पॉइजन बना देता है। फॉर एग्जांपल हम जनरली फेसबुक पे देखते हैं या यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं कि पेप्सी के बाद या कोका कोला के बाद मेंटोस नहीं खाना चाहिए, तो साइनाइड बन जाता है। आप बिना पेप्सी पिए मेंटोस खा लो तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप शायद होता भी हो कि आप अगर पेप्सी के बाद मेंटोस खाएंगे तो बॉडी में साइनाइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, तो आप जो है क्या होगा, आपको पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ये कुछ केसेस हैं कि वो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है वो पॉइजन नहीं है, लेकिन उसका तरीका लेने का, उसका टाइम लेने का, उसकी वजह से वो पॉइजन हो रहा है। जैसे आप घर में ऑल आउट देखते हैं, कुछ और देखते हैं, तो लोग जनरली सुसाइडल पर्पस के लिए उसे ड्रिंक कर लेते हैं। तो मीन्स कि वो पॉइजन नहीं था, लेकिन उसका जो टाइम था, लेने का तरीका था, वो आई थिंक जो है पॉइजन उसे बना देता है। तो ये पॉइंट इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन। ये जो आप पॉइंट्स हमने देखे थे उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अब, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कंट्रोल करती है। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई एक चीज़ है, जैसे आप मान लेते हैं कि जो आपका कोई भी ड्रग है आपका एयर से जो है कहीं ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा कि जो कस्टम इंस्पेक्टर है या जो कस्टम एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर आपको एयरपोर्ट से, रेलवे से, बस से आपको पॉइजन ले जाने दे। तो वो जो कस्टम्स के रिगार्डिंग रूल्स है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो आपका कस्टम है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पॉइजन का कोई मेडिसिनल यूज़ नहीं है या कुछ और यूज़ नहीं है, बनता तो है, लेकिन उसका ट्रांसफ़र के लिए इंपोर्ट के जो रूल्स हैं, जो कस्टम्स के रूल हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। नेक्स्ट इज द ऑल्सो मेक रूल्स टू रेगुलेट द ग्रांट ऑफ सच लाइसेंस, कि किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना है, वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है कि कस्टम वगैरह के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट इज द पोजेशन फॉर सेल एंड द रिलीज ऑफ पॉइजन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है कि किसको लाइसेंस होलसेल के लिए देना है, किसको रिटेल के लिए देना है, फीस कितनी है, क्वांटिटी क्या है, वो सब आपको यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट देखकर आपको रूल्स जो है वो बताती है। जैसे आप इंसेक्टिसाइडल एक्ट पढ़ते हैं, तो कोई भी इंसेक्टिसाइड जो ये आपका पेस्टिसाइड है, इसका लाइसेंस लेके बेच सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया है, फीस है। तो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे आप यूरिया वगैरह देखते हैं तो उनके लिए रूल्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड शॉप है वो। नेक्स्ट इज़ द रूल फॉर सेल, कि आपको अगर पॉइजन सेल करना है तो क्या क्या रूल चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो रिटेल में है या होलसेल में है। सेकंड, क्लास ऑफ पर्सन टू विच पॉइजन टू बी सेल्ड, तो उसमें ये एक पॉइंट इंक्लूड होता है कि किसको आपको बेचना है। तो ये बात ज़रूरी है, कोई भी लेने आए तो आप उसे नहीं दे सकते हैं, ये पॉइंट होना चाहिए। मिनिमाइज द क्वांटिटी ऑफ पर्सन डेट टू बी सोल्ड टू ए सिंगल पर्सन। जैसे आप कभी आई थिंक फार्मा में है तो आप जैसे अल्प्राजोल हो गया, क्लोनाजिपाम हो गया, ये लेने जाएंगे तो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देंगे। अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है भी तब भी आपसे फार्मासिस्ट पूछता है कि किसके लिए चाहिए, कितने टाइम से ले रहे हैं, कितना पुराना प्रिस्क्रिप्शन है और उनकी क्या डोज चल रही है। तो ये सब आपसे पूछता है और जो क्वांटिटी है वो मिनिमम करने की कोशिश करता है। पॉइजन सेलर, वी कैन बी पॉइजन सेलर, क्योंकि पॉइजन एक ड्रग ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद जो है आपका सेल्स रजिस्टर आपको मेंटेन करना होता है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है। अब ये सेल्स रजिस्टर और
इन्वेंट्री क्या चीज़ होता है? इन्वेंट्री के मीन्स आपके पास कितना पॉइजन आया, कितना बिक चुका है और कितना बाकी है, इस सब का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट्स जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स पे सारा काम करती है कि आपने ख़रीदा कहाँ से, उसका बिल आपके पास होना चाहिए, आपने कितना जो है कब बेचा तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और इन्वेंट्री जो आपके पास कितना बच गया है वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर इसमें कुछ ख़राब हो जाता है या और चीज़ है तो उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका कोई इंस्पेक्टर या कोई इंस्पेक्शन होती है आपके वहाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सब डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। चाहे आप फार्मेसी की शॉप भी करते हैं तो तभी यही प्रोसीजर रहता है। नेक्स्ट इज़ द सेफ कस्टडी एंड द लेबलिंग ऑफ द वेसल, कि आपने जहाँ पर जिस पॉइजन को रखा है या जिस ड्रग को रखा है तो उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, एक अल्फ़ाबेटिकल या फिर थेराप्यूटिक सीरीज़ में वो लगा होना चाहिए, और प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए। मोस्टली यहाँ पर हम ब्लैक या ब्राउन कलर की पैकेजिंग यूज़ करते हैं। जब भी कोई आप ड्रग देखते हैं, या तो वो लाइट सेंसिटिव हो या फिर हार्मफुल हो, तो उसके लिए ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। फार्मा में हम उसे एम्बर कलर कहते हैं, तो वो ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ द पेनल्टीज़, कि अगर कोई इस रूल को नहीं मानता है तो क्या होता है। ये आपके कुछ पुराने क्राइटेरियाज हैं। अब आपके जो हैं ये इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ना कुछ आपका अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन हमें जो है वही पुराना क्लासिकल ही पढ़ना होता है। पेनल्टीज़ पे आपका क्वेश्चन रहता है, जीपैट नाइपर में क्वेश्चन आपका रहता है। तो फर्स्ट कन्विक्शन पे कोई पहली बार करता है कुछ ऐसा ऑफेंस, तो इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडेड अप टू 3 मंथ्स, तो 3 महीने की उसे जेल हो सकती है और 500 रुपये फाइन, या फिर दोनों। जनरली आप क्या करते हैं गलती, इसे पूरा एक लाइन में लिख देते हैं, इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड अप टू 3 मंथ्स एंड फाइन अप टू 500 रुपीज़। ये एक लाइन में नहीं लिखें तो आप ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पॉइंट से लिख दें, इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड अप टू 3 मंथ्स, 500 रुपीज़ फाइन, या फिर दोनों। तो ये फर्स्ट कन्विक्शन पे है। सेकंड कन्विक्शन पे देखें तो ये डबल हो जाएगा और कुछ भी नहीं होना है। 3 मंथ्स की जगह 6 मंथ हो रहा है, 500 की जगह आपका 1000 रुपीज़ हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा है कि फर्स्ट कन्विक्शन पे जो था उसका डबल हो रहा है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप मेमोराइजिंग चीज़ कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा एग्जाम्स में। नेक्स्ट इज़ द इशू ऑफ वारंट। अब वारंट कौन इशू करता है? जनरली यहाँ पर जो आपका वारंट इशू होता है वो सर्च वारंट इशू होता है, कि किसी की जो आपका एक रेजिडेंस है, जो उसका एक प्रोमिसेस है, उसमें एंटर करने का और सर्च करने का। तो सबसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस लाइसेंस को निकाल सकता है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो कोई भी आपका जाकर सर्च कर सकता है, एंटर कर सकता है एनी प्लेस में। तो ये रिलेटेड टू केस है। अब किसी भी प्लेस में ऐसा नहीं है कि वो जाके जा सकते हैं, वो केस से जो चीज़ है, वो जो जगह है वो रिलेटेड होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट ही आपका जो है वारंट इशू होना चाहिए। और ये जो वारंट है ये आपका इशू होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रियलिटी टू सर्च वारंट के अंडर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इशू ऑफ वारंट। सो इट इज़ ऑल अबाउट द पॉइजन एक्ट 1919 1919. So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best for your coming exam.